Hello everyone, hope you all will be fine. In our previous class, we have completed Himalayan rivers. Today we will start the Peninsular rivers. Himalayan rivers basically Indus, Ganga and Brahmaputra. We will read all about them. उनकी फीचर्स कहाँ कहाँ से वो निकलती हैं, ऑरिजिन प्लेस कौन सा है, कहाँ पर वो जाकर मिलती हैं, किस किस स्टेट से निकलती हैं. Today we will start about the Peninsular rivers. The main water divide in the peninsular India is formed by the Western Ghat, which runs from north to south close to the western coast. Most of the major rivers of the peninsula, such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri, flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. पेनिजुअल रीजन की प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है वो पूर्व दिशा की तरफ बहती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं. These rivers makes delta at their mouth. और ये नदियां जो हैं उस अपने माउथ यानी कि जहाँ वो समुद्र में मिलती है वहां पर डेल्टा का निर्माण करती हैं. There are numerous small streams flowing west to the western Ghat. बहुत सारी नैरो स्ट्रीम्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट इस तरह से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं. द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स. नर्मदा और तापी दो मेन नदियां हैं जो कि ईस्टर्न डायरेक्शन से निकलकर वेस्ट की तरफ मूव करती हुई मिल जाती हैं अरेबियन सी में. The drainage basin of the peninsular rivers are comparatively small in size. Let us start with the Narmada. Basically, two major rivers are there which move from east to west. Narmada rises in the Amarkantak hills. Narmada नदी अमरकंटक की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है. It flows towards the west in the Rift Valley formed due to the faulting. On its way to the sea, the Narmada creates many picturesque locations. समुद्र में मिलने से पहले अपनी जर्नी के में नर्मदा बहुत सारे पिक्चर्स्क लोकेशंस का निर्माण करती है. The Marble Rocks near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge. दो पहाड़ियों को काटकर या पहाड़ को काटकर नदी जो अपना रास्ता बनाती है, दैट इज कॉल्ड गॉर्ज. तो जबलपुर के पास जो मार्बल हिल्स हैं उनको काटती हुई नर्मदा नदी अपना रास्ता तैयार करती है. एंड द धौलाधार फॉल्स जो एक वाटरफॉल है वो भी इसी नदी में है. वायर द रिवर प्लंग्स ओवर स्टीप. जब नदी सीधी पहाड़ी से खड़ी पहाड़ी से ऊपर से नीचे गिरती है तो धौलाधार फॉल्स के पास are some of the notable ones. ये भी इसकी एक फीचर है. All the tributaries of the Narmada are very short. नर्मदा की जितनी सहायक नदियां हैं वो बहुत छोटी हैं. And most of these join the main stream at right angle. और नर्मदा नदी में ये right angle से आकर मिलती हैं. द नर्मदा बेसिन कवर्स. नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है और गुजरात से होती हुई ये अरेबियन सी में मिल जाती है. तापी बेसिन. तापी राइजेस इन द सतपुड़ा रेंज. तापी सतपुड़ा के पहाड़ियों से निकलती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, वो इसका ओरिजिन प्लेस है. इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा. ये तापी नदी जो है वो नर्मदा के पैरेलल ही है, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ. लेकिन नर्मदा से अगर कंपेयर किया जाए तापी को तो तापी की लंबाई नर्मदा से काफी कम है. इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो. अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वो काफी नैरो है. इस तरह से है हमारा ये एरिया. तो ये पार्ट जो है हमारा वो काफी नैरो है, यानी कि है ये हिस्सा. इसी वजह से नदी की लंबाई जो है वो काफी कम है. Here the coastal rivers are short. इसीलिए इन नदियों की लंबाई काफी कम है. The main west flowing rivers are साबरमती, माही, भारतपुजा and Periyar. Next is Godavari.
The Godavari is the largest peninsular river. It rises from the slopes of the Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra. Its length is about 1500 kilometers. It drains into the Bay of Bengal. गोदावरी जो है वो पेनिnsुलर प्लेटू की सबसे लंबी नदी है. इसकी लंबाई सब लगभग 1500 किलोमीटर है. महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास जो पहाड़ियां हैं वहां से ये निकलती है और ये पूर्व दिशा की तरफ बहती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. इस नदी का 50% जो बेसिन है वो महाराष्ट्र में है और बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर. गोदावरी इज ज्वाइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, द वर्धा, द प्राणहिता, द मंजरा, वाणगंगा एंड पेनगंगा. पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वाणगंगा और पेनगंगा गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं. The last three tributaries are very large. जो तीन ये ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं. Because of its length and the area it covers, it is also known as दक्षिण गंगा. क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है. गोदावरी नदी के अंदर कुंभ का आयोजन भी होता है. 4 कुंभ लगते हैं, नासिक में, गोदावरी में और हरिद्वार के अंदर, प्रयागराज इलाहाबाद में और उज्जैन महाकालेश्वर. गोदावरी के बाद हमारी नेक्स्ट आ जाती है महानदी. द महानदी राइज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़. महानदी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, ऊंचाई वाले हिस्से से. इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल. और उड़ीसा के रास्ते ये बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है. द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर. महानदी की लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है. इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा. नेक्स्ट आ जाता है हमारा कृष्णा बेसिन. राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग. ये एक झरने से निकलना शुरू होती है महाबलेश्वर के पास. द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीच द बे ऑफ बंगाल. 1400 किलोमीटर की जर्नी तय करते हुए ये कृष्णा नदी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. The Tungabhadra, the Koyna, the Ghat Prabha, the Musi and the Bhima are its tributaries. So major tributaries of Krishna river is Tungabhadra, Koyna, Ghat Prabha, Musi and Bhima. Basin is shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. इस नदी का जो ड्रेनेज बेसिन है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में. The Kaveri Basin. The Kaveri rises in the Brahmagiri range of the Western Ghat. वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम स्थान है. It reached the Bay of Bengal in south of Kudulur. कुदलूर के रास्ते होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर. कावेरी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है. Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini. Its basin drains parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. ये नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. The river Kaveri makes the second biggest waterfall in India. कावेरी नदी देश का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल का निर्माण करती है. नॉन एज शिवा समुद्रम, जिसे शिवा समुद्र के नाम से जाना जाता है. द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स. इस वाटरफॉल से बिजली का निर्माण किया जाता है जिसकी सप्लाई मैसूर, बेंगलोर और कोलार गोल्ड फील्ड के अंदर की जाती है. Besides these major rivers, there are some smaller rivers in main. प्रमुख नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियां भी हैं जो कि पूर्व की तरफ बहती हैं. दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और सुवर्ण रेखा. 71% पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड बाय विद वाटर. पृथ्वी का 71% पार्ट पानी से घिरा हुआ है, लेकिन
97% उसमें से पीने लायक नहीं है, समुद्र का पानी है, खारा पानी है। ऑफ द 3% केवल 3% पानी ही फ्रेश वाटर की फॉर्म में है जो पीने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेक्स, यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर। आपने कश्मीर वैली के नाम सुना होगा, जो कि डल लेक के लिए फेमस है, जहाँ पर कि हाउस बोट और शिकारा आप देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल हजारों यात्री वहाँ पहुँचते हैं। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट्स। आप उसके अलावा भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट पर गए होंगे जो कि सब नदियों के किनारे हैं। वहाँ पर आपने बोटिंग, स्विमिंग और दूसरे वाटर गेम्स का आनंद लिया होगा। इमेजिन कीजिए अगर श्रीनगर, नैनीताल और दूसरे टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर झीलें हैं, अगर वहाँ पर झीलें ना होती तो आज उनकी स्थिति क्या होती। वी हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग ए प्लेस अट्रैक्टिव और टू टूरिस्ट। क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया कि लेक कैसे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर लेक्स होती है, कैसे वो जगह टूरिस्ट हब बन जाता है। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड द सीज। जब वही लेक बहुत बड़ी बन जाती है, विशाल, तो उन्हें सी का नाम दे दिया जाता है। लाइक द कैस्पियन, द डेड एंड द टेरल सीज। इंडिया हैज मैनी लेक्स। भारत के अंदर बहुत सारी लेक्स हैं। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द साइज एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। ज़्यादातर लेक्स परमानेंट हैं और जिनमें की और कुछ ऐसी हैं जिनमें कि पानी केवल रेनी सीजन के अंदर होता है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन, देयर आर सम ऑफ द लेक्स व्हिच आर रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। कुछ लेक्स ऐसी हैं जिसमें कि ग्लेशियर्स हैं, while the others have been formed by wind, water, river action and human activities. A meandering river across a floodplain forms cutoffs that later develop into oxbow lakes. Meandering, जब पानी का नदी जो है वो ट्विस्ट करती है, टर्न करती है, तो वहाँ पर धीरे धीरे जमीन कटती चली जाती है और वहाँ पर एक नई फिगर बन जाती है जो बो की शेप में होती है, ओक्स के बो की शेप में होती है, और इस तरह से ओक्सबो लेक का निर्माण होता है। बार बार समुद्र के पानी की वजह से भी मिट्टी कट जाती है और उसके कारण भी कोस्टल एरियाज में लेक्स बन जाती हैं, जैसे कि चिल्का लेक एंड द पुलिकट लेक, द कोल्लूरू लेक। लेक्स इन रीजन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। फॉर एग्जांपल सांबर लेक इन राजस्थान विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक, इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। सांबर लेक राजस्थान के अंदर है जिसका पानी नमकीन है, जिसके पानी का इस्तेमाल नमक बनाने के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स है वो हिमालयन रीजन में है। दे आर ऑफ ग्लेशियर्स ओरिजिन, इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट ए बेसिन। ये ग्लेशियर्स के पिघलने से बनती हैं ये लेक्स। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। जबकि अगर वुलर लेक की बात की जाए जो जम्मू कश्मीर में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, उसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हुआ था। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बारापानी आर सम ऑफ द अदर important freshwater lakes. Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes. बिजली बनाने के लिए भी नदियों के साथ कुछ विशाल आर्टिफिशियल लेक्स का निर्माण किया गया, जिनकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू। इंसानी जीवन में लेक्स का बहुत ज़्यादा या झीलों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अ लेक हेल्प्स to regulate the flow of river. During heavy rainfall, it prevents flooding, and during the dry season, जब बारिश का मौसम नहीं होता है या जब सूखा पड़ता है तो इन झीलों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन इवन फ्लो ऑफ वाटर। वाटर फ्लो को मेंटेन करने के लिए भी झीलों का इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। हाइडल पावर जनरेट करने के लिए भी लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट। क्लाइमेट को ये मॉडरेट करती हैं, एक्वेटिक सिस्टम को मेंटेन करती हैं। एनहेंस नेचुरल ब्यूटी को तो बढ़ाती ही हैं, टूरिज्म को भी एनकरेज करती हैं। रोल ऑफ रिवर्स इन इंडिया। फंडामेंटल रोल्स हैं। रिवर्स आर लाइफ लाइन फॉर द एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है, इनलैंड वाटरवेज के रूप में किया जाता है।
रिवर्स जो हैं वो भारत की जनता को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। न केवल पानी, हमारा इरिगेशन सिस्टम भी नदियों से ही जुड़ा हुआ है। Human activities there for the river bank, और no doubt civilization was started on the banks of rivers. civilization की शुरुआत भी नदियों के किनारे से ही हुई थी। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नदियों के पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, और स्पेशली एक भारत जैसे देश के अंदर खेती, जो कि यहाँ के लोगों का मेजर व्यवसाय है, वो पूरी तरह से नदियों के ऊपर ही निर्भर करती है। जहाँ नदियों का जाल है वहाँ खेती है, वहाँ खुशहाली है, वहाँ हरियाली है। और जहाँ पर नदियाँ कम हैं या नहीं हैं, वो हिस्से, वो क्षेत्र प्राय करके गरीब हैं, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफ़ी कम है। रिवर पॉल्यूशन, ये आज के समय में एक बढ़ती हुई समस्या है। लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है केमिकल्स के इस्तेमाल की वजह से, और सीधा केमिकल के पानी को नदियों में छोड़ने की वजह से जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, वो इंक्रीज होता जा रहा है, और उसका इफेक्ट हमारे वाटर इकोसिस्टम के ऊपर भी पड़ता है। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं पॉल्यूशन की वजह से। ये ना केवल सरकार का बल्कि लोगों का भी दायित्व है कि अपनी नदियों को बचाने के लिए हम लोग प्रयास करें, क्योंकि कोई भी कार्य केवल सरकार के द्वारा ही नहीं किया जा सकता। आम जनता के सहयोग के बिना सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती। आपको पता होगा गंगा के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया, लेकिन वो भी गंगा साफ नहीं हुई। वाइल ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब लॉकडाउन लगा, पूरी तरह से लॉकडाउन लगा पिछले साल, तो गंगा का पानी बिल्कुल साफ हो गया। सो एज अ रिजल्ट कुछ पर्यावरणविदों ने ये भी कहा कि इस तरह से लॉकडाउन पूरी दुनिया में हर साल अगर लगाया जाए तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने से बच जाएगा।